नमस्कार। इस चैप्टर में इंडियन हिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे मौर्यन पीरियड की। मौर्यन पीरियड चलता है 322 बीसी से 185 बीसी तक। इसके बारे में हमें लिटरेरी सोर्सेज जिनसे पता चलता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो गवर्नमेंट और पॉलिटी के ऊपर एक ट्रीटस है, उसमें मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस की गई है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस की मौर्यन पीरियड के। मेगस्थनीज जो कि एक एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, उन्होंने इंडिका नाम की एक किताब लिखी जो सबसे अच्छा फॉरेन अकाउंट है। ओरिजिनल कॉपी तो खो गई है, लेकिन कोटेशंस उस ग्रीक के क्लासिक टेक्स्ट के हम लोग को स्ट्राबो, डायोडोरस, अरियन और प्लूटार्क या फिर लैटिन के अन्य लेखक प्लाइनी और जस्टिन में भी मिलते हैं। उसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, 7 कास्ट का सिस्टम बताया गया है, स्लेवरी ना होना और यूजुअली भारत में जो होता था उसके बारे में। विशाख दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस, वो गुप्ता पीरियड में लिखाई गई थी, लेकिन वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कहानी बताती है कि कैसे उनने चाणक्य के असिस्टेंस से नंदा राजाओं को हराया, और प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी बताती है। अन्य पुराण जो कई लेजेंड्स को जोड़ के बनाए गए हैं और रिलीजियस टीचिंग्स हैं उसमें भी मौर्यन क्रोनोलॉजी और मौर्यन राजाओं की लिस्ट दी गई है। बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे कि जातक जो कि खुद्दक निकाय जो सुत्त पिटक है उसके खुद्दक निकाय में मिलता है, उसमें 549 कहानी है बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की। वो भी जनरल पिक्चर देते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो मौर्यन समय पे थी उसकी। सेलोन या श्रीलंका के बुद्धिस्ट क्रॉनिकल जो हैं दीपवंश और महावंश, वो भी अशोक ने कैसे बुद्धिज़्म श्रीलंका में फैलाया उसके बारे में बताते हैं। तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे दिव्य वदन वो भी इंफॉर्मेशन देते हैं अशोक के बारे में और उनके बुद्धिज़्म फैलाने के बारे में। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, अशोक के ईडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन हैं जैसे रॉक ईडिक्ट या पिलर ईडिक्ट या केव इंस्क्रिप्शंस जो भारत में जगह जगह पाए जाते हैं। उनको डिसाइफर जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया, तभी अशोक को भी आइडेंटिफाई किया गया 20वीं सेंचुरी में ही आके। अशोक के जो प्रोक्लेमेशन थे आम जनता के लिए, हर एक तरह के ग्रुप के लिए, बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने के लिए और उसकी संघ या कम्यून से रिलेशनशिप के लिए, वो प्राकृत में लिखे गए थे। और स्क्रिप्ट जो है अलग अलग थी। नॉर्थ वेस्ट में खरोष्ठी स्क्रिप्ट में थे, ग्रीक या अरामाइक में भी थे वेस्ट में, और ब्राह्मणी में लिखे गए थे ईस्टर्न इंडिया में। इसके अलावा जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रादमन का, सुहागौरा का है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो गोरखपुर में मिलता है यूपी में, महास्थान इंस्क्रिप्शन है बोगरा ज़िले में बांग्लादेश में। ये सब मौर्यन पीरियड के ही हैं ये, लेकिन सारे ही अशोक के नहीं हैं और लोगों के भी, लेकिन उसी समय के हैं। और मटेरियल रिमेन्स में मिलते हैं, एक वुडन पैलेस था अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW का कल्चर उस समय फ्लरिश कर रहा था। सिल्वर और कॉपर के पंच मार्क्ड कॉइन्स चल रहे थे कुम्हरार पटना में। और मटेरियल रिमेन्स में मिलते हैं मौर्यन पीरियड के। अशोक के रॉक एडिक्ट्स को एक बार देख लेते हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, उसमें धम्म के अलग अलग बातें लिखी गई हैं। ये मिलते हैं मनशेरा हजारा पाकिस्तान में, शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, कलसी देहरादून उत्तराखंड में, जूनागढ़ गिरनार गुजरात में, सोपरा थाना महाराष्ट्र में, येर्रागुड़ी कुरनूल आंध्र प्रदेश में, धौली पुरी उड़ीसा में, जोगड़ा गंजम जिला उड़ीसा में। 2 रॉक एडिक्ट्स हैं जो नए सिस्टम के बारे में बताते हैं कलिंग युद्ध के बाद। ये मिलते हैं धौली या तोसाली पुरी उड़ीसा में और जोगड़ा गंजम उड़ीसा में। माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं जो पर्सनल हिस्ट्री बताते हैं अशोक की। ये मिलते हैं सासाराम बिहार, मस्की आंध्र प्रदेश, भबरू या बैरत राजस्थान, रूपनाथ MP, गावी मठ या पालकी गुंडू या सिद्धपुर, जतिंग, रामेश्वर और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। भबरू और बैरात के रॉक एडिक्ट्स हैं जो अशोक का जो कन्वर्जन हुआ बुद्धिज़्म में उसके बारे में बताते हैं। भबरू बैरात में मिलते हैं राजस्थान में। 7 पिलर एडिक्ट्स हैं जो रॉक एडिक्ट्स की अपेंडिक्स हैं, वो मिलते हैं मेरठ दिल्ली में छोटी लता, तोपड़ा दिल्ली में बड़ी लता, इलाहाबाद यूपी में, लौरिया नंदनगढ़ में, लौरिया अरेरज में और रामपुरवा बिहार में।
4 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, जिसमें अशोक के फैनेटिसिज्म जो था धर्म के प्रति उसके बारे में चीज़ मिलती है। एक है सांची एमपी में, सारनाथ और इलाहाबाद यूपी में भी। 2 तराई पिलर्स हैं जो अशोक का बुद्धिज़्म के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ये एक है रुमनदेई या लुम्बिनी में और एक है निगालीवा तराई रीजन नेपाल में। फिर केव एडिक्ट्स हैं, 3 12 बार केव्स हैं, वो हैं अशोक के टॉलरेशन को सिग्निफाई करते हैं। वो 12 बार हिल्स में हैं, गया बिहार में। अशोक के रॉक एडिक्ट्स में लिखा क्या है एक एक करके बताते हैं। पहले में एनिमल सेक्रीफाइस और फेस्टिव गैदरिंग पर प्रोहिबिशन, दूसरे में सोशल वेलफेयर के लिए मेजर्स, तीसरे में ब्राह्मणों के लिए रिस्पेक्ट, चौथे में रिलेटिव्स, एल्डर्स और जानवरों के लिए कर्टसी कंसिडरेशन, धम्म महामत्रा का अपॉइंटमेंट और उनकी ड्यूटी, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे हो धम्म महामत्रा द्वारा उसकी नीड, टॉलरेंस सारे धर्मों के बीच में इसकी नीड, धम्म यात्रा का सिस्टम कैसे चले वो, मीनिंगलेस सेरेमनी और रिचुअल बंद कर दिए जाएं, धम्म के थ्रू कॉन्क्वेस्ट युद्ध की जगह, धम्म की पॉलिसी का एक्सप्लेनेशन सबको, टॉलरेंस सारे धर्मों के प्रति, कलिंग का युद्ध जिसमें 5 कंटेम्प्रेरी हेलेनिक या ग्रीक राजाओं के नाम हैं, और एक रिलीजियस लाइफ कैसे आदमी स्पेंड करे इसका इंस्पिरेशन। मौर्यों का ओरिजिन कहाँ से होता है, पुराण उनको शूद्र बताते हैं। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखी है उसने एक शब्द इस्तेमाल किया है वृषाल या कुलहीन, लोकलैंड का। अन्य जो लेखक थे जैसे जस्टिन वो डिस्क्राइब करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक हम्बल ओरिजिन से आता था। जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन जो रुद्रादमन ने 150 AD में लिखवाया था उसमें भी इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है कि ये शायद वैश्य हों मौर्य लोग। बुद्धिस्ट वर्क जो था इस बारे में वो मौर्यन डायनेस्टी को शाक्य क्षत्रिय क्लैन से जोड़ता है जिससे कि बुद्ध भी जुड़े हुए थे। उनके हिसाब से मौर्य जहाँ से आते थे वहाँ पर पीकॉक ज़्यादा होते थे या मोर, इसलिए मौर्य नाम था मौर्या के नाम से। कि बुद्धिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि अशोक की जो सोशल पोजीशन थी वो ज़्यादा अच्छी दिखे क्योंकि वो उनका पेट्रन था और उसके प्रेडेसेसर्स की भी। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मौर्या ट्राइब के थे, लो कास्ट के थे। इसके बाद शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। उन्होंने भारत पे 322 BC से 298 BC तक राज किया। उन्होंने नंदा राजा धनानंद को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया कौटिल्य चाणक्य की मदद से। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया जिसने अपनी टेरिटरी जो थी आर्या, हेरात, आरंकोसिया या कंधार, गडरोसिया या बलूचिस्तान और परोपानीसेड या काबुल और 500 हाथी ये सब दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर ने एक ट्रीटी साइन की जिससे कि हिंदुकुश बाउंड्री बन गई दोनों के बीच में। मेगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आके रहने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए और चंद्रगिरी हिल पे गए श्रवणबेलगोला कर्नाटक में भद्रबाहु के साथ। वहीं पे उनकी मौत हो गई स्लो स्टारवेशन की वजह से, काया क्लेश या सलेखन जिसे कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के नीचे उनके समय पे नॉर्दर्न इंडिया पूरा इकट्ठा हो गया था। ट्रेड फ्लरिश किया, एग्रीकल्चर रेगुलेट किया गया, वेट्स और मेजर स्टैंडर्डाइज किए गए और पैसे का मनी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। टैक्सेशन हुआ, सफाई व्यवस्था अच्छी हुई, फार्मन के लिए रिलीफ देना शुरू किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड किया उनके बेटे बिंदुसार ने। 298 से 273 BC तक उन्होंने राज किया। ग्रीक उन्हें अमिटोक्रेटिस बोलते थे। संस्कृत वर्ड अमित्रा घट से लिया गया है, स्लेयर ऑफ फोज। उन्होंने डेक्कन में मैसूर तक जाके सबको हरा के वहाँ पे अपना राज फैलाया। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम जो सीरिया का था उसको स्वीट वाइन और कुछ फिग्स और कुछ सोफिस्ट भेजने के लिए बोला था। एंटियोकस I ने वाइन और फिग्स से भेजे लेकिन कहा कि ग्रीक सोफिस्ट या फिलोसफर्स सेल के लिए नहीं है, वो नहीं भेजे जा सकते। बिंदुसार ने आजीविका लोगों को भी पेट्रनाइज किया, उन पर भी राज शुरू किया, उनके धर्म को अपने में फैलाया। फिर अशोक ने 273 BC से 232 BC तक भारत पर राज किया। अवेलेबल एविडेंस से पता चलता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था कि एक स्ट्रगल हुआ थ्रोन के लिए आपस में सारे राजाओं के बीच, उसके बिंदुसार के बेटों के बीच में बिंदुसार की मृत्यु उपरांत। और अशोक ने असर्प किया, बेईमानी से अपने 99 भाइयों को मार के और तिस्सा को एक को छोड़ के जो सबसे कम उम्र का था राजा बना। और राधागुप्त जो मिनिस्टर था बिंदुसार का उसने इस पूरे में अशोक की मदद की।
ये 4 साल का जो बीच का समय है 273 से 269 BC का, उस समय ये रहा होगा। राज गद्दी पे पहुंचने के बाद अशोक ने 269 BC में अपने आप को क्राउन कराया। अशोक के समय पे मौर्यन एम्पायर अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचा। पूरा सब कॉन्टिनेंट अशोक के कब्ज़े में था, एक्सट्रीम साउथ को छोड़ के। अशोक के अलग अलग नाम अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। मस्की माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक लिखा हुआ है। देवनाम प्रियास अशोक राजास लिखा हुआ है गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट में। राजा अशोक लिखा हुआ है नेतलूर माइनर रॉक एडिक्ट में। राजा अशोक देवनाम पिया लिखा हुआ है उदयगोलम माइनर रॉक एडिक्ट में। पियादासी राजा मगध लिखा हुआ है भबरू बैरात माइनर रॉक एडिक्ट में। पियादासी राजा लिखा है 12 बार केव इंस्क्रिप्शंस में। पियादासी लिखा हुआ है कंधार मेजर रॉक एडिक्ट और दीपवंश में। अशोक मौर्य लिखा हुआ है रुद्रादमन के जूनागढ़ रॉक एडिक्ट में। और अशोक वर्धन लिखा हुआ है पुराणों में। अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 BC में लड़ा, जब वो 9 साल राज कर चुका था, और वो मैसेकर को देख के उसको काफ़ी अजीब सा लगा। तो उसके बाद अशोक ने वॉर और मैसेकर छोड़ दिया और फिज़िकल ऑक्यूपेशन बंद कर दिया और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी शुरू की। जैसा कि कहा जाता है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष शुरू हो गया था। अशोक एक एक्सट्रीम पैसिफिक नहीं थे और पीस सिर्फ पीस सारी कंडीशनल पीस ही रख रहे थे। कलिंग में उन्होंने अपने पास ही रखा और उसको अपने किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अशोक ने मिशनरीज भेजे चोला और पांड्या राजाओं के पास, और जो 5 स्टेट्स थी जो ग्रीक राजा जहाँ ये रूल करते थे, एंटियोकस टू सीरिया, फिलाडेल्फोस टॉलमी टू इजिप्ट, एंटिगोनस मैसेडोनिया, मैगस सीरीना, अलेक्जेंडर एपिरस, और हम लोगों को पता है कि सेलोन श्रीलंका में और स्वर्ण भूमि बर्मा में भी और साउथ ईस्ट एशिया के और हिस्सों में भी अशोक ने अपने अपने मिशनरीज भेजे धर्म फैलाने के लिए। अशोक का धर्म कोई सेक्टेरियन फेथ नहीं था, एक सोशल ऑर्डर बनाए रखने के लिए था कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ओबे करें, ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट करें, बुद्धिस्ट मॉन्क को रिस्पेक्ट करें, स्लेव और सर्वेंट्स के प्रति मर्सी रखें। अगर लोग अच्छा इस तरह करेंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा वो मानता था। लेकिन निर्वाण की बात वो नहीं वो कभी करता था, जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स में कहा जाता है। अशोक के बाद 332 से 185 BC तक के जो राजा हुए उन्हें लेटर मौर्यन राजा माना जाता है। ये 137 साल पूरी मौर्यन डायनेस्टी चली है। अशोक की मौत के बाद एम्पायर डिवाइड हुआ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में, और वेस्टर्न पार्ट जो रूल कर रहा था वो कुणाल जो अशोक का बेटा था, और ईस्टर्न पार्ट दशरथ। अंतिम में मौर्यन राजा बृहद्रथ का 185 BC में उसके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने वध कर दिया और उसने शुंग डायनेस्टी शुरू की। इस डिक्लाइन का कारण था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रोमिला थापर के हिसाब से। पैसिफिक पॉलिसी जो अशोक की थी, पैसिफिकेशन जो उसने युद्ध बंद किया। HC राय चौधरी ऐसा मानते हैं। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मणों का उनके प्रति जो नेगेटिव रिएक्शन था बौद्ध धर्म अपनाने की वजह से, HP शास्त्री ऐसा मानते हैं। मौर्यन एम्पायर का पार्टीशन होना भी एक कारण था। बाद के जो लेटर मुगल रूलर थे वो वीक थे, इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को वो लोग नेग्लेक्ट करते जा रहे थे। मौर्यन राजा और उनके दूसरे नाम दूसरे लोगों के हिसाब से, और जो एम्बेसडर उनके समय पे आए वो चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्राबो ने सैंड्रो कॉटस कहा है, जस्टिन ने भी सैंड्रो कॉटस कहा है, और आंड्रो कॉटस का है आर्यन और प्लूटार्क और वृषला या कुलहीन या लोकलैंड का कहा है विशाखदत्त ने अपनी मुद्रा राक्षस में। जो एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आए हैं वो हैं मेगास्थनीज, जो कि 302 से 298 BC तक सेल्यूकस निकेटर ने पर्शिया और बेबीलोनिया का जो राजा था उसने भेजे। फिर बिंदुसार को अमेट्रोक्रेटिस कहा गया है यूनानी टेक्स्ट में, विंदुपाल कहा गया है चाइनीज़ टेक्स्ट में, सिंहसेन कहा गया है जैन टेक्स्ट में, और भद्रसार कहा गया है वायु पुराण में। उसके समय पे डिमाकोस एम्बेसडर आया था जो एंटियोकस I सीरिया के राजा ने भेजा था, और डायनेसियस फिलाडेल्फस टॉलमी II ने भेजा था इजिप्ट से। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर होता था किंग, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, किंग न्यूक्लियस था,
कौटिल्य चाणक्य कहता है कि 7 एलिमेंट होते हैं स्टेट के, सप्तांग थ्योरी माना जाता है। सबसे ऊपर राजा या किंग, फिर अमात्य या सेक्रेटरी, फिर जनपद या टेरिटरी, फिर दुर्ग या फोर्ट, फिर कोष या ट्रेजरी, सेना या आर्मी, मित्र या फ्रंट। राजा को एक सोल माना जाता है इन 7 एलिमेंट्स में। मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद राजा को असिस्ट करती है। इसमें युवराज या क्राउन प्रिंस, पुरोहित या चीफ प्रीस्ट और सेनापति या कमांडर इन चीफ होते हैं और कुछ और मिनिस्टर्स भी होते हैं। और दूसरे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हैं सन्निधत्ता या चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, समहर्ता या कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, व्यवहारिका या धर्मा चीफ जस्टिस ऑफ धर्मस्थीय न्यायालय, सिविल कोर्ट जो है उसे धर्मस्थीय न्यायालय कहते हैं, उसका चीफ जस्टिस है ये। फिर प्रदेष्ट चीफ जस्टिस जो कुंट कशोधन न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट का। फिर धम्म महामात्र एक नई पोस्ट जो अशोक ने बनाई थी, जिसका फंक्शन था धर्म फैलाना और कॉमन फोक की मटेरियल वेलबींग। फिर राष्ट्रपाल या कुमार जो वायसराय होता था हर एक प्रोविंस का। प्रदेशिका या मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर। राजुका जो कि बाद में पटवारी की तरह काम करने लगे, सर्वेइंग और लैंड असेसमेंट। फिर युक्ता जो सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर थे जिला स्तर पे। स्थानिका जो कलेक्टिंग ऑफिसर थे जो प्रदेशिका के अंडर आते थे। गोपा जो अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। नगरक जो वो ऑफिसर जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंचार्ज थे। अक्षपताल या अकाउंटेंट जनरल। सीताध्यक्ष या सुपरवाइजर एग्रीकल्चर का। पांड्याध्यक्ष या सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। संस्था अध्यक्ष या मार्केट का सुपरिटेंडेंट। पौत्वाध्यक्ष या वेट और मेजर का सुपरिटेंडेंट। नवाध्यक्ष या शिप्स का सुपरिटेंडेंट। शुल्काध्यक्ष या टोल्स कलेक्टर। अकराध्यक्ष या माइंस का सुपरिटेंडेंट। लोहाध्यक्ष या आयरन का सुपरिटेंडेंट। इसके बाद प्रोविंसेस का अपना एडमिनिस्ट्रेशन था। उत्तर पथ या नॉर्दर्न प्रोविंस की कैपिटल थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र या वेस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल थी उज्जैन। प्राची या ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। कलिंग या ईस्टर्न प्रोविंस की तोशाली और दक्षिण पथ या सदर्न की सुवर्णगिरी। ये हम लोग को जूनागढ़ रॉकी डिक जो रुद्रादमन की थी उससे पता चलता है। सौराष्ट्र को पुष्यगुप्त गवर्न करते थे जो कि एक वैश्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, और यवन राजा तुषस्प करते थे अशोक के समय पे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में सबसे ऊपर था चक्र जो कि एक प्रोविंस के लिए था जिसका कि हेड होता था राष्ट्रपाल या कुमार। फिर एक आहार या विषय जिसका कि डिस्ट्रिक्ट होता था जो जिसका हेड होता था प्रादेशिका एडमिनिस्ट्रेटिव, और राजुका लैंड रेवेन्यू का हेड। फिर संग्रहण 10 गांवों का एक समूह जिसका हेड होता था गोपा। एक ग्राम या एक गांव जिसका हेड होता था ग्रामिका। उसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कौटिल्य एक पूरा चैप्टर देता है नगरक के लिए, सिटी सुपरिटेंडेंट के लिए। उसकी चीफ ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस है। मेगास्थनीज भी अकाउंट करता है एक सिस्टम का जिसमें 6 कमेटी हैं, 5-5 मेंबर हर एक में है। उनके फंक्शन हैं, एक की इंडस्ट्रियल आर्ट, दूसरे की एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, तीसरे की रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, चौथे की ट्रेड और कॉमर्स, पांचवे की पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और छठे की कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन आर्टिकल्स सोल्ड। ये टैक्सेस थे 10% ऑफ द परचेज प्राइस। इसके अलावा आर्मी है, एक बहुत बड़ी इनकी आर्मी होती थी, नेवी होती थी। मेगास्थनीज बताता है कि आर्मी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 30 ऑफिसर्स कैरी करते थे जिनकी 6 कमेटियाँ होती थी, हर एक में 5 मेंबर होते थे। उसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी और ट्रांसपोर्ट थी 6 अलग अलग ये कमेटियाँ। 2 टाइप के डिटेक्टिव्स भी या गुधा पुरुष बोलते थे उन्हें डिटेक्टिव्स को। एक था संस्थान या स्टेशनरी, एक संचारी या वॉन्डरिंग। स्टेट को कंट्रोल करने के लिए सब तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी। पेजेंट से जो टैक्स लिया जाता था वो 1/4 से 1/6 होता था प्रोड्यूस का। इरिगेशन में भी स्टेट मदद करती थी, सेतु बांध बनाती थी, वाटर टैक्स लगाती थी। टोल लेवी किए जाते थे कमोडिटीज़ को शहर में लाने और बेचने के लिए टोल गेट पे। मोनोपोली थी स्टेट की माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, दारू और आर्म्स पे। मोनोपोली थी स्टेट की माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, दारू और आर्म्स के मैन्युफैक्चर पे।
सोहगौरा जो गोरखपुर में, वहाँ पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, और महस्थाना जो बोगरा ज़िले बांग्लादेश में है, उसके इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि रिलीफ मेजर्स दिए जाते थे फैमिन के समय पे। जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स उस समय के हैं वो हैं भारू कच्छ, जैसे भरूच आज के समय में कहते हैं, सुपारा जो वेस्टर्न कोस्ट पे है, जहाँ ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल ईस्टर्न कोस्ट पे। मौर्यन पीरियड में पंच मार्क्ड कॉइन सिल्वर के बनने लगे थे, वही यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन थे। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त वर्ण सिस्टम पर पहले के स्मृति लेखकों की तरह उतना रिजिड नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शूद्रों पर नीचे की तरह ही देखती है और आर्यनों की तरह, लेकिन नॉन आर्यन कम्युनिटी के जो मिलेच्छ होते थे उनसे इनको अलग देखती है। वैश्यों जो ट्रेड करते थे और कुछ कल्टीवेशन करते थे, और शूद्रों जो कि सब एग्रीकल्चरिस्ट थे या आर्टिजन थे, उन दोनों के बीच का गैप कम हो गया था। मेगास्थनीज बताता है कि इंडियन सोसाइटी 7 हिस्सों में बटी है: फिलोसोफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ड्समैन, आर्टिजन, मैजिस्ट्रेट और काउंसलर। ये सारी इकोनॉमिक थी, सामाजिक नहीं थी। मेगास्थनीज ऐसा भी कहता है कि स्लेवरी नहीं थी भारत में, लेकिन भारतीय सोर्स स्लेवरी के बारे में बात बताते हैं मौर्यन समय में। वो वेस्ट की स्लेवरी से मेगास्थनीज कंपेयर कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पे नहीं थी। महिलाओं को ऊंची पोजीशन मिली हुई थी, फ्रीडम मिला हुआ था सोसाइटी में। कौटिल्य के हिसाब से महिलाओं को परमिशन थी कि वो डिवोर्स ले सकती हैं, दोबारा शादी कर सकती हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड बन सकती हैं, राजा की स्पाई बन सकती हैं, और कोई नौकरी कर सकती हैं। फिर है बात मौर्यन आर्ट की। मौर्यन आर्ट को 2 ग्रुप्स में रख सकते हैं। एक रॉयल या कोर्ट आर्ट है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का रॉयल पैलेस जो कुम्हरार पटना में है, या पाटलिपुत्र का शहर अशोकन पिलर, गुफाएं या स्तूप। या एक फोक या पॉपुलर आर्ट है जो यक्ष यक्षिणी के फिगर स्क्रिप्चर में दिखती है, जैसे जो परखम मथुरा का यक्ष है, या जो यक्षिणी है बेसनगर विदिशा की, या चनवार बियरर यक्षिणी है दीदारगंज पटना का, या टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स जो जगह जगह हैं। स्टोन मेसनरी लार्ज स्केल पे शुरू करवाई मौर्य राजाओं ने। स्टोन पिलर्स या वुडन फ्लोर और सीलिंग्स दिखती हैं हम लोग को। 80 पिलर्ड हॉल जो मिला है कुम्हरार आउटस्कर्ट्स पटना के, उसमें इसको देख के फाहिन ने कहा था कि ये पैलेस इतने सुंदर हैं और इतने एक्सीलेंट हैं कि ये भगवान के बनाए हुए जैसे लगते हैं, आदमी के नहीं। ये मॉडर्न स्कल्पचर के मास्टरपीस हैं। ये एक पीस सैंडस्टोन से सारे बने हुए हैं। लायन और बुल हैं, वो 2 पिलर से जोड़ के बनाया गया है, सिर्फ कैपिटल, बाकी सब एक पीस से बने हुए हैं। 4 लायन कैपिटल हैं सारनाथ सांची में। जो सारनाथ का लायन कैपिटल है उसको नेशनल एम्बलम की तरह भारत के लिया गया 26 जनवरी 1950 पे। एक सिंगल लायन कैपिटल है रामपुरवा लौरिया नंदनगढ़ में। एक सिंगल बुल कैपिटल है रामपुरवा में। एक कार्व्ड एलिफेंट है धौली में, और एनग्रेव्ड एक एलिफेंट है कलसी में। मौर्यन आर्टिजान ने केव्स में ह्यूइंग करना शुरू किया और वहाँ पे मॉन्क्स रहने लगे। इसकी पुराना एग्जांपल है 12 बार गुफा, सुदामा, वर्ल्ड हट, चौपाड़, कर्ण का या ऋषि लोमेश गया में, और दूसरा एग्जांपल है नागार्जुनी गुफा गया में दशरथ की। पूरे एम्पायर में स्तूप बना दिए गए जहाँ पे बुद्ध के रिलिक्स रखे जाते थे। इसमें सबसे फेमस हैं सांची और भारूद के स्तूप। चौथा रॉक एडिक्ट जो कलिंगा का है धौली में, उसमें लिखा हुआ है, हर समय चाहे मैं खा रहा हूँ या किसी महिला के घर में हूँ या अपने घर में हूँ या फिर कैटल शेड में हूँ या अपनी गाड़ी में हूँ या फिर गार्डन में हूँ, चाहे मैं जहाँ भी हूँ, मेरा महामत्तर मेरे साथ टच में रहना चाहिए आम चीज़ों के काम के लिए, और सारे जो लोग हैं वो मेरे बेटे हैं। ऐसा अशोक मानते थे अपने लोगों के बारे में। के बाद शुंग राजाओं ने राज किया 185 से 73 BC तक, और इनकी राजधानी थी विदिशा मध्य प्रदेश में। पुष्यमित्र शुंग ने यह शुरू किया। वो एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ था जिसने बृहद्रथ को मारा 185 BC में। पुष्यमित्र एक स्ट्रॉन्ग एडियरेंट था ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म का, और उसने भारूत में एक बड़ा स्तूप बनवाया था, लेकिन था वो एक स्ट्रॉन्ग हिंदू। पुष्यमित्र को सक्सीड किया उसके बेटे अग्निमित्र ने, जो कि कालिदास के ड्रामा मालविक अग्निमित्रम का मेन कैरेक्टर है।
अग्निमित्र के बाद कई सारे वीक रूलर आए, वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति, जिसकी वजह से डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया। इस समय पे ब्राह्मण के इन्फ्लुएंस दोबारा वापस आया और भागवत धर्म का फिर से इन्फ्लुएंस बढ़ा। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। गोनर्दा सेंट्रल इंडिया में वो पैदा हुए। 2 अश्वमेध यज्ञ के वो प्रीस्ट भी थे जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाए। भारूच स्तूप जो है सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है शुंग पीरियड का। गेटवे रेलिंग बनाई गई है सांची स्तूप के चारों ओर। वो अशोक ने बनवाई थी, लेकिन वो बन के पूरी तैयार, जो अशोक ने स्तूप बनवाया था, लेकिन वो रेलिंग शुंग समय पर बनाई गई थी। शुंग आर्ट के दूसरे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जो भज या पूना में जो कार्ला और भजा वाली गुफाएं हैं लोनावला में, वहाँ का विहार, चैत्य और स्तूप उस समय बना है। और अमरावती का स्तूप और नासिक का चैत्य, ये सब उसी समय बना है। 73 BC में देवभूति जो अंतिम शूद्र राजा था, उसको उसके मिनिस्टर वासुदेव ने मार दिया और वो नया राजा बना और कण्व डायनेस्टी की शुरुआत हुई। कण्व डायनेस्टी ने भारत में 73 BC से 28 BC तक रूल किया और उनकी राजधानी दोबारा पाटलिपुत्रा ही थी। इनका 28 BC में ख़त्म हो गया समय। उसी समय इनके समकालीन प्रतिष्ठान या पैठन महाराष्ट्र में सतवाहन डायनेस्टी शुरू हो गई थी। सतवाहन डायनेस्टी का टाइम है 60 BC से 225 AD तक। इसके बाद मौर्यों के जो सबसे इम्पोर्टेंट नेटिव सक्सेसर्स हैं वो हैं सतवाहन, जिन्होंने दक्कन और सेंट्रल इंडिया में रूल किया। वो आंध्रों के जो पुराण में मेंशन किए गए हैं वही से माने जाते हैं। अर्ली सतवाहन राजा जो हैं वो आंध्र में नहीं लेकिन महाराष्ट्र में दिखते हैं। उनके इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से 60 BC से 33 BC से सिमुक नाम तक के राजा ने ये सतवाहन डायनेस्टी शुरू की। उसके बाद सतकर्णी प्रथम जो इनके तीसरे राजा हुए, उन्होंने इसकी प्रेस्टीज और कॉन्क्वेस्ट बढ़ाई। फिर हाला जो 17वें राजा हुए, उन्होंने गठा सप्तसती या सप्तसाई नाम की एक किताब लिखी प्राकृत में। और गुणाध्य जो कि ऑथर था विरहत कथा जो प्राकृत में लिखी गई, वो भी हाला के समय पे ही था। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने 106 से 130 AD तक रिवाइव किया सतवाहन पहाड़ को और शक क्षत्रप नहापान को हराया। वो 23वां सतवाहन रूलर है, सबसे ताकतवर रूलर है। और वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी जो कि इसका बाद में सक्सेसर हुआ, 24वां रूलर हुआ, उसने शाक क्षत्रप रुद्र नमन की बेटी इससे शादी कर ली और 2 बार रुद्रदमन ने श्री सतकर्णी को हराया। यज्ञ श्री सतकर्णी जो 27वें रूलर थे इस डायनेस्टी के, वो भी एक महान रूलर थे। पुलमावी तृतीय जो 30वें रूलर थे, वो अंतिम रूलर थे सतवाहनों के। सतवाहनों को हरा बाद में इक्ष्वाकु डायनेस्टी 3rd सेंचुरी AD में इनके सक्सेसर बनी। सतवाहनों ने लैंड डोनेशन की प्रैक्टिस शुरू की और ब्राह्मणों को फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़ दी, ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, जिसकी वजह से सतवाहनों की अथॉरिटी वीकन होती गई। इंडिया का सबसे पुराना लैंड ग्रांट 1st सेंचुरी BC का सतवाहनों का ही है। सतवाहनों के समय पे कई सारे चैत्य या वर्शिप हॉल बने या विहार या मोनेस्ट्रीज बनी रॉक में से नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और महाराष्ट्र में। इनमें से सबसे फेमस है नासिक, कनेरी और कार्ले। कई स्तूप भी बनाए गए जिसमें सेक्रेड रिलिक्स रखे गए, वो हैं अलोरा में। ये सब सतवाहनों के समय पे ही बने। एक अमरावती में बहुत फेमस हैं, ट्रेजर हॉर्स, और नागार्जुन कोंडा में। सतवाहनों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत। उन्होंने लेड में, कॉपर, ब्रॉन्ज और पोटन में अपने कॉइन्स छपवाए। फिर कलिंग की छेदी या छेती डायनेस्टी। अशोक की मृत्यु के बाद ऑब्सक्योरिटी में है कलिंग की आगे की हिस्ट्री। एक नई डायनेस्टी छेती या छेदी डायनेस्टी 1st सेंचुरी BC में है, वहाँ पे राज करना शुरू करती है। इसके बारे में हमें हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है खरवेल का, जो तीसरा रूलर था इस डायनेस्टी का, उससे पता चलता है। वो जैनिज्म को मानता था, लिबरल पेट्रन था जैन मॉन्क्स का, और केव्स बनवाया उसने उदयगिरी में भुवनेश्वर उड़ीसा के पास।
इसके अलावा फॉरेन सक्सेसर्स भी हैं मौर्यों के। इंडो ग्रीक्स हैं, सेकेंड सेंचुरी बीसी के इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन ग्रीक्स जिन्हें कहते हैं, वो पहले फॉरेन रूलर थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के। इनमें से सबसे फेमस हुआ मेनांडर, जिसने 165 से 145 बीसी तक राज किया, जिसका कि नाम था मिलिंद, और नागसेना के साथ उसकी जो कॉन्वर्सेशन हुई उसको मिलिंद पन्हू बोलते हैं। नागसेना ने उसको बुद्धिस्ट बनाया। इंडो ग्रीक रूल जो है भारत में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कई सारे कॉइन्स बनवाए थे जो हम लोगों को मिले बाद में। वो पहले रूलर थे भारत के जिन्होंने इतने ज़्यादा कॉइन बनाए थे जिनको कि किसी राजा के साथ एट्रीब्यूट किया जा सके। गोल्ड कॉइन्स भी सबसे पहले इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियंस ने ही बनवाए थे। साथ ही साथ उन्होंने एक हेलेनिक या फिर ग्रीक फीचर आर्ट में जोड़ा, जिसको कि गांधार स्कूल बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। इनके अलावा शाक जो पहली सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक रहे, जिनको कि सिथियंस कहा जाता है या शाक, इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया। इनकी 5 ब्रांचेस थी शाक की जो अलग अलग पार्ट में राज करती थी। इनमें से सबसे ताकतवर थी वेस्टर्न इंडिया में ये लोग रहे 4th सेंचुरी एडी तक। सबसे फेमस शाक राजा हुआ रुद्रादमन, जिसने 130 एडी से 150 एडी तक राज किया। ये सिर्फ अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से फेमस नहीं है जो इसने सतवाहनों के साथ की थी, लेकिन इसने पब्लिक वर्क्स भी किए, जैसे कि सुदर्शन झील जो मौर्यन पीरियड में बनी थी उसका रिपेयर। संस्कृत को भी इसने पेट्रनेज दिया। पहली इन्होंने लंबी इंस्क्रिप्शन लिखी संस्कृत में। एक और इम्पोर्टेंट शाक राजा भारत में है नहपान या ऊषावदेव या घमतिका या चष्टना। ये लोग भी रुद्रादमन के ही पीढ़ी के हैं, डायनेस्टी के हैं। 58 बीसी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने एक युद्ध लड़ा शाकों के खिलाफ, और उस समय से 58 बीसी को ही विक्रम संवत की शुरुआत माना जाने लगा। इसके अलावा फॉरेन रूलर्स में आते हैं पार्थियंस, जिन्होंने पहली सेंचुरी बीसी से पहली सेंचुरी एडी तक राज किया। पार्थियंस को पल्लव बोलते थे, ये ईरान से आए थे। इन्होंने शाक राजाओं को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से हराया, लेकिन बहुत ही छोटा एरिया ही ये कॉन्क्वेस्ट कर पाए। इनमें सबसे फेमस पार्थियन राजा था गोंडोफर्नीस, जिसके समय पर सेंट थॉमस भारत आए थे क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। उसके बाद में कुषाण, जिन्होंने पहली सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक राज किया। वो 5 यूची क्लैन जो सेंट्रल एशिया से आई थी, उन्होंने पार्थियंस को भारत में रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से, और एक्सपैंड किया लोअर इंडस बेसन और अपर मिडल गैंगेटिक बेसन में। पहले कुषाण राजा थे कैडफाइसेस 1 या कुजुल कैडफाइसेस, दूसरे थे कैडफाइसेस 2 या भीमा कैडफाइसेस। इन्होंने दूसरे राजा ने अपने सोने के सिक्के भी बनवाए थे। दूसरी कुषाण डायनेस्टी कनिष्क ने शुरू की थी। उसने कुषाण पावर को अपर इंडिया में फैलाया और उसकी कैपिटल थी पेशावर या पुरुषपुर और दूसरी मथुरा। सबसे फेमस कुषाण राजा कनिष्क था, जिसने 78 एडी से 101 एडी तक राज किया। उसको दूसरा अशोक भी कहा जा सकता है। उसने 78 एडी में एक नया एरा शुरू कराया, जिसे कि शाक एरा बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे यूज़ भी करती है। कनिष्क महायान बुद्धिज़्म का पेट्रन था। उसके समय पे ही 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कुंडलवन कश्मीर में, जहाँ पे महायान धर्म की डॉक्ट्रिन्स फाइनलाइज की गई। बाद के कुषाण राजाओं में एक हैं वासुदेव प्रथम। कुषाण ने सिल्क रूट पूरा कंट्रोल कर दिया था, चाइना से शुरू होके उनके एम्पायर से होता हुआ ईरान वेस्टर्न एशिया तक जाता था वो। उससे कुषाण को सबसे ज़्यादा इनकम होती थी। वो पहले रूलर थे जिन्हें गोल्ड कॉइन वाइल्ड स्केल पे बनवाए थे। कनिष्क का जो रॉयल कोर्ट था उसमें कई सारे स्कॉलर्स को भी पेट्रनेज मिला हुआ था। पार्श्व, वाशुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथर, ये सब इम्पोर्टेंट ऐसे लोग थे। पोस्ट मॉडर्न राजाओं के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं। 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर थे। एक अमरावती स्कूल था जो 150 बीसी से 400 एडी तक चला, सतवाहनों का। एक गांधार स्कूल था, वो 50 बीसी से 5th एडी तक चला, शाक कुषाण लोगों का। और एक मथुरा स्कूल था, 150 एडी से 300 एडी तक चला, वो भी शाक कुषाण लोगों का। ग्रीक कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत एविडेंट है गांधार स्कूल पे, और मथुरा स्कूल जो है इंडिजिनस फॉर्म का ही है। 4647 एडी में हिप्पलस, जो कि एक ग्रीक सेलर था, उसने मानसून सी रूट भी ढूंढा इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में। कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट उस समय के हैं बारी गाजा या भरूच, बरबाइकम या वेस्टर्न कोस्ट, या अरिकमेडू या पुडेकू जो कि पेरिप्लस में जिसके बारे में लिखा है, पांडिचेरी या ईस्टर्न कोस्ट, बुलियन
रोम से भारत उस समय बहुत ज़्यादा आ रहा था, ऐसा प्लाइनी को डर लगा था। अन्य कुछ फेमस किताबें जो उस समय लिखी गई वो हैं जियोग्राफिका जो स्ट्राबो ने लिखी, जियोग्राफी जो टॉलेमी ने लिखी, नेचुरल हिस्ट्री जो प्लाइनी ने लिखी, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो कि टॉलेमी ने लिखी मानते हैं लेकिन अननोन है। इंडिया के सेंट्रल एशिया, चाइना, ग्रेको रोमन वर्ल्ड और साउथ ईस्ट एशिया से उस समय काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। उसी समय सदर्न इंडिया में समकालीन एक और चल रहा था संगम पीरियड जो 1st से 3rd सेंचुरी एडी तक था। 3 जो इसमें इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे, चेरा, चोला और पांड्या। चेरा का एम्बलम था बाओ या धनुष बाण, चोला का टाइगर और पांड्या का फिश। चेरा कैपिटल थी वंजी करायूर और मेन पोर्ट थे मुजरिस और टोंडी, और पहले रूलर थे उदयंगरल और उनके सबसे फेमस रूलर थे सेनगुट्टुवन या रेड चेरा। उसी तरह चोला राजाओं की कैपिटल थी उरैयूर और इनलैंड कैपिटल थी एलारा। कॉटन ट्रेड एलारा में ही ज़्यादा होता था। पुहार या कावेरी पट्टनम कोस्टल कैपिटल या मेन पोर्ट था। पहला रूलर भी वहाँ का एलारा ही था और सबसे फेमस रूलर चोला राजाओं का हुआ कराईकल जो कि अभी एक पौंडीचेरी का शहर का नाम है। फिर पांड्या राजा जिनकी राजधानी मदुरई में थी और इनलैंड कैपिटल थी उनकी ये। पहले और तीसरे संगम का मदुरई ही मेन सेंटर था। और कोरकई या चोलचोई कोस्टल कैपिटल या फेमस फॉर पर्ल्स जगह थी। पहला राजा यहाँ का हुआ मुडुकुडुमी पांड्या का, और सबसे फेमस राजा हुआ नेंडुजेलियन। पहले चेरा राजाओं का देख लेते हैं। केरला और तमिलनाडु के एरिया में ये होते थे। इनकी राजधानी थी वंजी में, इनका मेन पोर्ट मुजरिस टोंडी। रोमन्स ने 2 रेजिमेंट बनाई थी मुजरिस में, जैसा कि क्रागनौर में था, और एक मंदिर बनवाया था मुजरिस पे अगस्टस का भी। चेरा राजाओं में सबसे पुराने और सबसे अच्छे से फेमस हैं उदयंगरल। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध की सेनाओं के साथ भी दोनों को खाना खिलाया था, इसलिए उनको ये नाम मिला। सबसे महान चेरा राजा माने जाते हैं सेंगुट्टुवन या रेड चेरा। उन्होंने नॉर्थ को इन्वेड किया था और गंगा भी पार की थी। उन्हीं को पत्नी कल्ट का फाउंडर भी कहा जाता है, जिसमें कि कन्नगी या गॉडेस ऑफ चैस्टिटी की पूजा की जाती है। उसके बाद चोला राजा। चोला किंगडम को चोला मंडलम कहते थे। ये नॉर्थ ईस्ट पांड्या किंगडम था जो पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच के एरिया में फैला था। मॉडर्न तंजौर और तिरुचिरापल्ली ज़िले इसमें आएंगे। इसकी इनलैंड कैपिटल थी उरैयूर जो कि कॉटन ट्रेड के लिए फेमस थी। यहाँ पे कॉटन क्लॉथ बहुत बिकता था। पुहार या कावेरी पट्टनम में इम्पोर्ट था चोला का और कैपिटल थी। एल्लारा सबसे पुराना राजा है जिसने कि श्रीलंका पे राज किया था 50 साल के लिए। उनका सबसे महान राजा था कराईकल, जिसका कि एक पैर खराब था। उसने पुहार का फाउंडेशन कावेरीपट्टनम का किया था। 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाया था कावेरी नदी के किनारे 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स की मदद से। एक एफिशिएंट नेवी भी बना रखी थी उसने, और पल्लव राजाओं को उसने हराया था। फिर हैं पांड्या। पांड्या को मेगास्थनीज भी मेंशन करता है। वो अपने पर्ल्स के लिए फेमस थे। उसमें तिरुनेलवेली, रामंड, मदुरई ये सब शहर आते हैं तमिलनाडु के। मदुरई वैगई नदी के किनारे था, वही इनकी राजधानी थी। इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया था और रोमन एम्पायर के साथ ऑगस्टस और ट्रोजन के साथ इन्होंने अपनी एम्बेसीज भी एक्सचेंज कर रखी थी। रामायण महाभारत में भी पांड्यों की बात की गई है। सबसे पुराना पांड्या राजा है मुदुकुदुमी। सबसे महान है नेंदुजेलियन, जिसने कि कोवलन को पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से मदुरई शहर बर्बाद हो गया था। कन्नगी जो कि कोवलन की पत्नी थी उसके श्राप की वजह से। फिर संगम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। किंग सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन को। उसको को, मन्नम, वेंदन, कोर्रवन या एराइवन भी बोलते थे। अवई कोर्ट था क्राउन्ड मोनार्क का। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स जो थे वो उसको बोलते थे पंच महासभा, जिसमें 5 लोग आते थे, जिसमें मिनिस्टर्स को बोलते थे अमाइचर।
प्रीस्ट को बोलते थे पुरोहितार, एनवॉय को दूतर, कमांडर को सेनापतियार और स्पाइस को ओरार। किंगडम को डिवाइड किया गया था मंडलम या नाडुओं में, प्रोविंसेस में, या और टाउन्स में, पेरूर या बड़े विलेज, सिरूर या छोटे विलेज। फिर पट्टनम कोस्टल टाउन का नाम था, पुहार हार्बर एरियाज़ के लिए शब्द था, चेरी जो सबर्ब था टाउन का उसके लिए। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था कि कराई लैंड टैक्स, इराई ट्रिब्यूट जो फ्यूडरीज देते थे हारने के बाद युद्ध में, उलगू जो कस्टम ड्यूटीज़, उरवू जो एक्स्ट्रा डिमांड या फोर्स्ड गिफ्ट, वरियम वेल नोन जो टेरिटरी यील्डिंग टैक्स था, और वरियर जो टैक्स कलेक्टर था। ये रेवेन्यू सिस्टम था। चोला टेरिटरी जो है कावेरी नदी का पानी चलता था वहाँ पे, जहाँ पे हाथी रहते थे और उसमें काफ़ी वहाँ पे अच्छी खेती, फर्टाइल ज़मीन थी, इरिगेशन की व्यवस्था अच्छी थी। संगम लिटरेचर, उसमें पहला संगम हुआ जिसमें 10 मदुरई जिसमें कि मदुरई जो पुराना शहर था पांड्यों का वो समुद्र में डूब गया। अगस्त्य या अगत्यार चेयरमैन थे संगम के। कोई सर्वाइविंग टेस्ट नहीं निकला, लेकिन 89 पांड्या रूलरों ने इसे पैटर्नाइज किया था। फिर दूसरा संगम कपतपुरम में हुआ, अलवई में, वो भी समुद्र में चला गया। फिर अगस्त्य इसके चेयरमैन थे और तोलकप्पियार बाद में इसके चेयरमैन बने। इससे जो टेक्स्ट निकला वो है तोलकप्पियम और 59 राजाओं ने इसको पैटर्नाइज किया। फिर तीसरा संगम हुआ नॉर्थ मदुरई में, उसमें नक्कीरार इसके चेयरमैन थे। एत्तुगोत्तई, पट्टू पट्टू, पतिनेनकी और लंकनक्कू ये किताबें इसमें बनी और 49 राजाओं ने पैटर्नाइज किया इसको। संगम तमिल पोइट्स का असेंबली थी जिसमें पांड्या राजा मदुरई के उसको पैटर्नाइज करते थे। ये असेंबली 9990 सालों तक चली। 8598 पोएट्स ने इसमें भाग लिया और 197 पांड्या राजाओं ने इसे पैटर्नाइज किया। पहला संगम भगवान ने खुद अटेंड किया था और लेजेंडरी सेजेस आए थे, सारे वर्क पेरिश हो गए। दूसरा संगम टोलकप्पियम जिससे निकल के आया, जो टोलकप्पियर ने लिखा था। तीसरा संगम जिसमें एट्टुटोगई जिसमें 8 एंथोलॉजीज थी, पट्टू पट्टू जिसमें 10 इडल्स थे, और पटिनेक्कनक्कलू जो 8 डायडैक्टिक टेक्स्ट थे वो आए इससे निकल के। फिर एट्टुटोगई और पट्टू पट्टू मेलनक्कनू के 18 जो मेजर वर्क्स हैं उनमें आते हैं। और पटिनेक्कनक्कू जिसे किला कनकू बोलते हैं वो 18 माइनर वर्क्स हैं, ये डायडैक्टिक फॉर्म में है। कूरल या मुप्पल पट्टिनेक्कनक्कू का हिस्सा है, जैसे तिरुवल्लुवर ने लिखा है, जो कि बाइबल मानी जाती है तमिलनाडु की कुरल या मुप्पल। वो पॉलिटी, एथिक्स और सोशल नॉर्म्स पे एक ट्रीटस है। अन्य जो एपिक्स लिखी गई इस समय में वो हैं सिलप्पट्टिकारम, मणिमेकलई, शिवाग सिंधमणि और अन्य। सिलप्पट्टिकारम एक एंकलेट की कहानी है जिसे इलियांगो अडिगल ने लिखा है। वो कहानी है कोवलम और माधवी की जो कावेरी पट्टनम में रहते थे। इसे इलियड कहा जाता है तमिल पोइट्री का। इसके अलावा मणिमेकलई जिसे सित्तलई सत्तनार ने लिखा है, वो मणिमेकलई के एडवेंचर्स पे है। जो कोवलम और माधवी की बेटी हुई वो थी, वो सिलप्पट्टिकारम की सीक्वल है और बुद्धिज़्म के काफ़ी टिंजेस हैं उसमें। फिर शिवाग सिंधमणि जो जीवक चिंतामणि जिसे भी कहते हैं, जिसे कि एक जैन लेखक तिरुत्तक्करदवेस ने लिखा है, वो जैनिज़्म के टिंजेस हैं उसमें। एक भारतम जो पेरुन देवनार ने लिखी है, वो भी इसका पार्ट है। फिर पंचतिनई या 5 तमिल रीजन्स जो होते थे, वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, इनहाबिटेंट्स वो लोग किस एरिया के थे। कुरिंजी या हिली और बैकवुड का माउंटेन एरिया जो था, वहाँ के लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे और उनके इनहाबिटेंट्स को कुरवार या वेतार कहते थे। पलाई पार्श्ड या एरिड जोन जहाँ के लोग कैटल लिफ्टिंग और हाईवे रॉबरी करते थे और उनके इनहाबिटेंट्स को एइनार मरावार कहते थे। मुल्लई या पैस्टोरल ट्रैक्ट, वहाँ के लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री करते थे और उनको आयार या इदैयार कहते थे।
मारुतम या वेटलैंड, जहाँ के लोग प्लाव एग्रीकल्चर करते थे और इनहैबिटेंट्स को उलावार या वेल्लालार कहते थे। नैनीताल या लिटरल कोस्टल एरिया, जहाँ के लोग फिशिंग या सॉल्ट एक्सट्रैक्शन करते थे और उन लोगों को परतवार या वलयार कहते थे। इसके साथ हम लोग अब गुप्ता पीरियड पर पहुँच गए हैं, जिसकी बात अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।